वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जो हमारे पास रिलेटेड है किसके साथ, ग्रेविटेशन के साथ। जीएसटी का सिलेबस है। इसके पहले हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कौन सा, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है लेक्चर नंबर 6। तो ग्रेविटेशन के अंदर जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन। व्हाट इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होती है बेसिकली, उसके बारे में डिस्कस करना है। न्यूटन जो है, न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बेसिकली एक फोर्स है। फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिट ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब यूनिवर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं। और वो फोर्स ऑफ कौन सी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। विच एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब दुनिया में जिसका ऑब्जेक्ट का मास है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। दिस फोर्स होल्ड होल्ड द स्टार इन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द गैलेक्सी। मतलब यही फोर्स है जो गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट स्टार, डिफरेंट प्लैनेट को अपने अपने ऑर्बिट में मूव करवाती है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो इसी चीज को फर्दर देखते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारे पास इसमें हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं। जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है उसको हम फर्दर डिस्कस करें यहाँ पर। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। हर जगह पर ये अप्लाई होता है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, जो भी बॉडी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिवर्स में है वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स एग्जिट करता है। जैसे ये M1 ऑब्जेक्ट है और ये M2 है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट लिए कि दोनों के बीच में आर जो क्या है, हमारे पास सेपरेशन है। आर क्या है, हमारे पास सेपरेशन बिटवीन मासेस है। सेपरेशन बिटवीन मासेस कह सकते हैं आर। अब कह रहा है फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 आई। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मास। मतलब ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर प्रोपोर्शनली खत्म करें तो पुट करें कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट ऑन द जी। जी इज ए कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी जो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसी चीज को फर्दर देखते हुए हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जी जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। और इस वैल्यू को किसने मेजर किया है, कैवेंडिश ने इसको मेजर किया। तो इसको समटाइम हम कैवेंडिश कांस्टेंट भी कह सकते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसको कैवेंडिश कांस्टेंट भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वैल्यू को मेजर किया था कैवेंडिश के ने। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो फोर्स हमारे पास वेरी करती है, जो फोर्स हमारे पास वेरी करती है विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, जो फोर्स हमारे पास वेरी कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, इस फोर्स, ये फोर्स जो है फॉलो करती है किसको, ये फोर्स फॉलो करती है आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। क्योंकि ये फोर्स वेरी करती है विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फोर्स फॉलो कर रही है किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास यूज किया था टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यूनिवर्स के अंदर चार फंडामेंटल फोर्सेस है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर फार्मूला दिया गया, F = G M1 M2 आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले के जरिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है
ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो बेसिकली एक किस्म की हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा। जो फार्मूला हमारे पास क्या था, दिस फार्मूला कैन बी रीराइट एज ए F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स थी। तो अब ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूटन थर्ड लॉ के साथ क्या रिलेशन है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का हमें क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। जैसे ए बॉडी अगर बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो बी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? ए बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के दरमियान कौन सी फोर्स बना रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स बना रहे हैं। अब इन अट्रैक्टिव फोर्स का एक फोर्स हमारे पास एक्शन होगी, तो दूसरी फोर्स हमारे पास क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। एक फोर्स हमारे पास एक्शन है, तो दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है? रिएक्शन होगी। तो इसी चीज में एक M1 है मास ऑफ बॉडी ए का, दूसरा M2 है। अब हमारे पास दो फोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन थर्ड लॉ यूज कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है? F12 जो है ये हमारे पास F12 है। तो ये F12 जो है इस फोर्स को हम एक्शन कंसीडर करेंगे। क्यों एक्शन कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स जो है वन बॉडी एक्ट कर रही है किसके ऊपर? मतलब द फोर्स विथ बॉडी ए, जो बॉडी है वो अट्रैक्ट कर रही है किसको? बी बॉडी को। अगर ए बॉडी जब बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो ए बॉडी का जो है मास M1 है और बी बॉडी का मास क्या है? M2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू, अब ये F12 आ गई। अब दूसरी बॉडी कौन सी है हमारे पास? बी बॉडी है, जिसका मास क्या है? M2। टू बॉडी जो एक्ट कर रही है किसको? वन को, तो हम कहेंगे फोर्स विथ बी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है एक को, तो हम उसको नाम देंगे 2 1। तो ये 2 1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पर कौन सा यूज किया? न्यूटन थर्ड लॉ हमने यूज किया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या मिलता है? अगर ये एक्शन है हमारे पास, तो सामने वाली फोर्स जो होगी वो क्या होगी? रिएक्शन। अगर ये बॉडी हमारे पास एक्शन कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी? रिएक्शन होगी। अब देखो, एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर खींच रही है और वो उसको उधर खींच अट्रैक्ट कर रही है। तो मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शो कर रही है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। ये रिएक्शन फोर्स है, वो कौन सी है? एक्शन फोर्स है। और वो सामने वाली कौन सी है? रिएक्शन फोर्स है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो एक एक्शन फोर्स है, दूसरी हमारे पास रिएक्शन फोर्स है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगी। और ये फॉलो करती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हो गया हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो उसके बाद हमारे पास है कि F21 इज इक्वल टू माइनस F टू वन। तो एक 1 2 है, दूसरा क्या? F2 1। तो ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। अगर एक एक्शन फोर्स है, तो उसका सामने हमें क्या क्या बनेगा? रिएक्शन बनेगा, वो सेम टाइम के ऊपर बनेगा। और ये डिफरेंट बॉडी, ए बॉडी अलग है और बी बॉडी अलग है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ। अब हमें क्या करना है? मास ऑफ अर्थ को यहाँ पर फाइंड करना है। तो अर्थ का मास फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेप लेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ का जो अपना मास हो गया, मास ऑफ द अर्थ। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैंने शेप ली, तो इसका ये अर्थ है, तो अर्थ का जो मास है वो हमारे पास क्या है? दिस इज मास ऑफ अर्थ। तो इसका जो मास है हमारे पास, इसको हम कंसीडर करेंगे M E जो हमारे पास क्या है? मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 × 10 पावर 24 किलोग्राम। तो ये सॉरी 6 × 10 पावर 24, 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। तो ये M E मास ऑफ। अब इस बॉडी, इस अर्थ के ऊपर एक बॉडी को रखते हैं जिसका मास ऑफ बॉडी क्या है? M इज द मास ऑफ बॉडी। M इधर क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, मास ऑफ बॉडी कह लें, जो भी कह ऑब्जेक्ट कह लें, तो आपकी मर्जी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है? जमीन से कितना दूर है? जितना इसका रेडियस ऑफ अर्थ है। RE जो हमारे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ है। RE जो हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ दी अर्थ। तो एक हमारे पास आ गया मास ऑफ अर्थ, दूसरा आ गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ 2400 किलोमीटर कहा जाता है, 2400 किलोमीटर है, या फिर 6.4 × 10 पावर 6 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है।
तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब भी बॉडी जमीन के ऊपर पड़ी हुई है तो इसको लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो उनके दरमियान जो है ग्रेविटेशन फोर्स है उसको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हमारे पास किसके बराबर? एम जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में 1 आ गई। और उसके बाद जब बॉडी जमीन के ऊपर पड़ी है तो ये फोर्स जो किसके बराबर? दैट इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो वेट हमारे बराबर है किसके? एम जी के। जी द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी जो हमारे पास क्या? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो उसके बाद इन दोनों को इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा जी एम मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और ये बराबर किसके? एम जी के। तो एम एम में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो है जी की वैल्यू क्या है? जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू जी। तो हमें यहाँ पर करना है मास ऑफ अर्थ फाइंड। तो मास ऑफ अर्थ जो होगा किसके बराबर होगा? जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास किसका? मास ऑफ दी अर्थ का, जो बराबर जी जी आर ई रेडियस। जब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? हमारे पास 1400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। और जो है हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो हमारे बराबर है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे मास ऑफ द अर्थ। तो इस वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा कितना? वैसे ये 8.85 के करीब होता है पर उसको राउंड अप करके हम 6 × 10⁻24 किलोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये वैल्यू याद रखें, कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स विथ लाल।